हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DRX क्लासेस में। मैं सुधीर कुमार। आज मैं आपको पोल साइंस का जो बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे का पार्ट थर्ड, ये वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने दो वीडियो का दो पार्ट बना रखा है, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। उन वीडियो में मैंने संविधान क्या होता है, संविधान के टाइप्स क्या होते हैं, संविधान भारत का संविधान सब का गठन जो है, निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, इन सभी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखा है। तो सबसे पहले आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप ये वीडियो का थर्ड पार्ट देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं संविधान सभा का स्वरूप। जो हमारा संविधान सभा था उसका स्वरूप कैसा था, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसा था, उसका बनावट क्या था, किस तरह से, मतलब संविधान सभा मतलब कैसे बना, मतलब कितने लोग थे, क्या थे, बैठक जो हुई थी वो पहली बैठक कैसे हुई थी, सेकंड बैठक कैसे हुई थी, और थर्ड बैठक क्या हुई थी, और फर्स्ट बैठक में क्या हुआ था, दूसरी बैठक में क्या हुआ था, और तीसरी बैठक में क्या हुआ था। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का स्वरूप। जो संविधान सभा का स्वरूप था, 3 जून 1900 क्या हुआ था, क्या हुआ था 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे। वे सारे लोग जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे वे अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या क्या रह गई, 299 ही रह गए। इनमें भी 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो वहाँ पे संविधान को अंतिम रूप से संबंधित संविधान में अपना हस्ताक्षर करने के लिए केवल 284 लोग ही वहाँ पे मौजूद थे। तो 299, पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 रह गए। उसमें से भी कोई बहुत सारे लोग जो किसी कारणवश 26 नवंबर 1949 को नहीं आ पाए, वो कितने रह गए, 284 लोगों ने ही अंतिम रूप से क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर किया। अब भारतीय संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया। जो भारत का संविधान है उसका गठन का प्रक्रिया कैसे हुआ, तो संविधान सभा का उद्घाटन कब हुई थी, संविधान सभा का उद्घाटन दिन सोमवार था, 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, सुबह 11 बजे गठन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कब हुई थी, दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। जो 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यही जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ही मतलब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उस समय ये सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में। फिर जो दूसरी बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जो कि दूसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें क्या किया गया था, अस्थायी मतलब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में उनको बनाया गया। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर PR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को
जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बैठक में क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक, प्रभुता संपन्न मतलब सारे चीज़ों से संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। जो बातें यहाँ पे नेहरू जी ने कही थी उसे 2 जनवरी 1947 2 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर और 1949 के अनुसार और 2016 के अनुसार हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद थे। जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। 26 नवंबर 1949 में संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395 थे, जबकि 2016 में 465 हो गए। जो पार्ट थे पहले 22 थे, 22 थे, अब कितने हो गए, 25 हो गए। अनुसूचियाँ, पहले जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, 8 थी, अब कितने हो गए, 12 हो गए। प्रस्तावना आपका पहले भी एक था, अभी भी एक ही प्रस्तावना है। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान का बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और संविधानों की कुल कितनी बैठक हुई थी संविधान जो बनाने में, तो पहले 3 तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन और भी बैठकें हुई थी, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो वो कितनी हुई थी, टोटल 166 बैठक हुई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण में सदस्यों की संख्या 389 सदस्य निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन जो कि आपको पता है अंग्रेज मतलब 1945 जो कि सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो जो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे अपने 3 सदस्य को भारत भेजते हैं, और वह इस कैबिनेट, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्री आते हैं तो इसलिए इसका नाम पड़ा कैबिनेट मिशन। इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में और सेकंड पार्ट में वीडियो के बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैबिनेट मिशन होता क्या है। तो क्या हुआ, इसमें सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया था। इसमें से 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन थे। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन कितने थे, 292 थे। और 11 जो थे वो प्रांतों से आए थे। आपको पता है प्रांत क्या थे, जो ब्रिटिश भारत था 1947 से पहले जो भारत था, तो उस भारत को क्या किया दिया गया था, मतलब 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रांत में, एक रियासतों में। तो प्रांत में जो थे उसमें डायरेक्ट मतलब ब्रिटिशों का शासन था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन था। और जबकि जो दूसरे थे क्या था, वो रियासतें थे, उसमें इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। तो 11 प्रांत से आए थे, और 4 जो थे प्रतिनिधि वो चीफ कमिश्नर से के 4 प्रांतों से आए थे। और वो चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत कौन से थे, पहला तो दिल्ली था, और अजमेर का मारवाड़, ठीक है, और कुर्ग था तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान था, कुर्ग था तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान था। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। तो 93 कहाँ से आने थे प्रतिनिधि, तो भारतीय रियासतें ऐसा वो था जहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था। तो ये कैबिनेट मिशन के अनुसार ये सारे सदस्य यहाँ से आने थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। प्लीज़ कमेंट्स करें इस क्वेश्चन का आंसर। भारतीय संविधान के स्रोत, जो भारत का संविधान है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, विभिन्न देशों से संविधान के लिए गए प्रावधान है। तो पहला जो है ब्रिटिश संविधान।
तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही चुनाव में जीत हासिल करेगा। ये कहाँ से लिया गया है? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार में संसदीय स्वरूप होगा, संसद होंगे। ये कहाँ से लिया गया है? हमारे ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, विधायिका में अध्यक्ष कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा और उसकी क्या भूमिका होगी, ये बात कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई है। कानून निर्माण की विधि, कानून किस प्रकार बनेगा, कौन कानून का निर्माण करेगा, कौन इसको लागू करेगा और कौन इसका देख करेगा। जैसा कि आपको पता है विधायिका कानून के निर्माण करवाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका उसका संरक्षण करती है। फ्रांस से क्या क्या चीज़ लिया है? फ्रांस जो है, फ्रांस के संविधान से भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकार आपको पता ही है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार। 6 मौलिक अधिकार अभी है फिलहाल, पहले 7 थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी आता था, जिसको अब हटा दिया गया है। तो उनकी सूची जो है वो, मतलब ये सारे मौलिक अधिकार एक सूची में होना चाहिए, तो वो कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो होनी चाहिए हमारे भारत में, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो भी अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड से क्या क्या लिया? राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के लिए नीति निर्देश क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ आयरलैंड से लिया गया। कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था होना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। जैसा कि हमने देखा था अमेरिका से क्या लिया था? मौलिक अधिकारों की सूची लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य, हमारे भी संविधान के प्रति हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वो कहाँ से लिया गया? हमें सोवियत संघ, जो कि रूस। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन स्थिति। आपको पता है राष्ट्रपति शासन, जो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में कौन सी भाषा होना चाहिए? समवर्ती सूची, केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सारी चीज़ भारत ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चूँकि भारत ने विभिन्न देशों से ये सारे प्रावधान उधार लिए गए, इसलिए इसको भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब आते हैं, देखते हैं हम संविधान सभा की विशेषता क्या है। संविधान सभा की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ के बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में ही बताना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है, क्योंकि इसको लोगों द्वारा निर्मित किया गया है। जनप्रतिनिधि, भारत के लोगों ने ही हमारे संविधान को बनाया है, अतः यह जनप्रतिनिधि द्वारा निर्मित सबसे पहली विशेषता इसकी ये है। लिखित एक संपूर्ण संविधान, जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र आपको पता है, लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, मतलब इस देश में हम जो चाहे जिस धर्म को भी अपना सकते हैं और हम अपना धर्म का प्रचार तथा प्रसार कर सकते हैं। नागरिक को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। हमारे मूल अधिकार क्या है? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है, हमें किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार है। उसके साथ साथ हमें ये बताता है, हमें मूल्य कर्तव्य के बारे में भी, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, जैसे कि हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए किसी और की स्वतंत्रता का हनन ना करें। ये सारी बातें हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये भी हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है। संसदीय शासन व्यवस्था होगा, राज्य के लिए नीतिक निर्देश तत्व। अब भारतीय संविधान सभा के गठन में 4 कमियां क्या थी? जब भारतीय संविधान सभा बना
तो उस समय 4 कमियां क्या थी, मैं आप जैसे कि आप जानते हो, जो हमारा भारत उसका स्वरूप जो बना था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार बना था, मतलब उसी के बेस पे थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया गया। तो प्रभुसत्ता की कमी, प्रांतों के अनुचित वर्गीकरण, प्रांतों का क्या किया गया, अनुचित। आपने देखा था 292 जो प्रांत मतलब अलग पार्ट वो से आए थे, 11 जो थे प्रांत से आए थे और रियासतें से केवल 92 ही आए थे। तो मतलब इस बेस पे मतलब सही से उसका वर्गीकरण नहीं किया गया था। देशी रियासतों को संविधान के मानने के लिए बाध्य नहीं किया, जो देशी रियासतें थी उनको संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, जब भी तो आपका 92 ही सदस्य आए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया। जो संविधान सभा के सदस्यों की चयन जो किया गया वो अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया। एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या होना चाहिए? एक सफल संविधान मतलब एक अच्छे संविधान को बनाने के लिए मौलिक प्रावधान क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रावधान का आदर करना चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे काला हो या गोरा हो, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान प्रावधान का आदर करना चाहिए। बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक की सामाजिक सुरक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो बहुत संख्या लोग हैं, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है और जो संख्या अल्पसंख्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में देखें तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुसलमानों का कम है। तो क्या करना चाहिए? जो बहुत संख्या है हिंदुओं से, मतलब मुस्लिमों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब ज़्यादा संख्या वालों को अल्पसंख्या वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है। छोटे सामाजिक समूहों की शक्तियों को मजबूत बनाना चाहिए। जो छोटे सामूहिक शक्तियाँ हैं उनको भी क्या करना चाहिए? मजबूत बनाना चाहिए। समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अतः उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अब भाई कई बार क्वेश्चन आता है, जो भारत का संविधान है वो कठोर है या लचीला है? यदि कठोर है तो कैसे आप कह सकते हो कि कठोर है? यदि लचीला है तो किस कारण से आप कह सकते हो कि भारत का संविधान लचीला है? तो बताइए, देखते हैं भारत के संविधान के कठोर के बारे में। तो भारतीय संविधान को हम कठोर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद आर्टिकल जो 368 के अंतर्गत क्या कहा है? कुछ विषयों में संशोधन के लिए, कुछ विषयों में, केवल कुछ विषय बोला गया है यहाँ पे, ध्यान रखें। कुछ विषयों के संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त, मतलब संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ और क्या चाहिए? आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थक भी आवश्यक है। संविधान में कुछ विषयों के संशोधन के लिए संसद के 2/3 के अतिरिक्त के साथ साथ विधानमंडलों के राज्य के आधे विधानमंडलों के सदस्यों का भी समर्थक होना जरूरी है। अतः इसे हम कठोर संविधान कहेंगे। अब भारतीय संविधान लचीलापन, मतलब भारतीय संविधान लचीला कैसे कह सकते हैं? तो भारतीय संविधान लचीला है क्योंकि इसमें कुछ बहुमत से संशोधन प्रावधान की, और जैसे कि आपने देखा था पहले कठोर में क्या, कुछ ही संशोधन के लिए संसद के 2/3 चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है? भारतीय संविधान लचीला है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधान के, मतलब कुछ और संशोधन प्रावधान के लिए संसद के साधारण बहुमत पास करके ही हम क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत, इसमें हमें राज्य विधान की मंडलों के समर्थक की आवश्यकता नहीं है, केवल हम संसद के सदस्यों के साधारण बहुमत से ही हम क्या कर सकते हैं? इसको संशोधन कर सकते हैं। अतः हमारा भारत का संविधान लचीला भी है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये नेपाल संविधान निर्माण का विवाद। जो नेपाल का संविधान था उसके निर्माण में क्या क्या विवाद सामने आई वो देखते हैं। तो संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं है और सुगम काम नहीं है। ठीक है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है, एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण जिसमें संविधान बनाने में बहुत बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। 1948 के बाद, 1948 के बाद, अपना भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु
नेपाल में 1948 के बाद क्या हुआ, 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 के बाद 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। एक तो 1948 में बना था, एक 1951 में, और एक 1959 में, और एक 1962 में, और 1990 में, 1990 में। ये 5 बार संविधान बनाए जा चुके हैं। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल के राजा द्वारा प्रदान किए गए थे, इसलिए ये कामयाब नहीं थे। 1990 में क्या होता है, संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र शुरुआत की गई, किंतु अधिकांश क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रही। 1990 में क्या हुआ, संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। संविधान तो बन गया वहाँ पे 1990 में, और बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल थे उसमें, और शुरुआत किए गए। लेकिन राजा ने क्या किया, जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति इसके पास अपने पास ही रखी, तो ये संविधान सफल नहीं रहा। कुछ लोग राजतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। नेपाल का जो मतलब लोगों सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज के लोगों का सोचने का ढंग क्या था, कुछ लोग क्या चाहते थे, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए और गणतंत्र की स्थापना चाहते थे। लेकिन उनमें से ही कुछ लोग थे, वो क्या चाहते थे, राजतंत्र बना रहे कि शासन जो है वो राजा के हाथ में ही रहे, किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी अपने हाथ से सत्ता जाने देना नहीं चाहता है। अतः राजा ने भी क्या किया, राजा भी शक्तियों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। क्या किया राजा ने, अक्टूबर 2002 में जैसा कि आप सभी का मतलब कुछ लोगों का जन्मदिन 2002 में हो सकता है, जो आपके जन्म के समय की बात है। ये 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। किसने, राजा ने क्या किया, अक्टूबर 2002 में सारे शक्तियाँ अपने हाथ में ले लिया। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओवादी बोलते हैं, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा का संघर्ष में सबसे, माओवादी जो थे वो संघर्ष में सबसे आगे, वो चाहते थे जल्द से जल्द गणतंत्र की स्थापना हो, हमारा अपना संविधान बने और जिसमें राजा का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो। अतः जन प्रदर्शन के कारण राजा को क्या हुआ, दबाव के सामने झुकना पड़ा। जन प्रदर्शन मतलब लोगों ने बहुत सारे प्रदर्शन किया, बहुत सारे आंदोलनों किया, उसके बाद राजा ने उनके दबाव के सामने झुकना पड़ा और ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी को स्वीकार थी। तो ऐसी सरकार बनी जो आंदोलनकारी, जैसे कि माओवादी थे और भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे वहाँ पे, उनकी बातों को मानी गई, स्वीकार किया गया। इस सरकार ने राजा के शक्तियों को छीन लिया। 2 अक्टूबर, जैसा कि आपको पता, 2 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर 2002 में क्या किया गया था, राजा ने क्या किया था, सारे शक्तियाँ लिया था। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, राजा के समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। नेपाल में राजतंत्र 2008 में ख़त्म किया गया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। अतः 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। अंततः नेपाल में क्या किया गया, नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से आपका ये वीडियो का लास्ट पार्ट भी ख़त्म हो गया। धन्यवाद।